हाँ जी, देखो भाई पिछली क्लासेस में आप सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 के बारे में भी पढ़ चुके हैं, आपने सब सेक्शन 2 भी पढ़ लिया है, सब सेक्शन 3 हम पढ़ रहे हैं इस वक्त, है ना। पहले तो हम जल्दी से एक बार ये समझते हैं कि सेक्शन 141 सब सेक्शन 1 में हमने क्या पढ़ा, क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, ठीक है ना। अगर इंडिविजुअल है तो कौन ऑडिटर बन सकता है, हाँ। और अगर एक पार्टनरशिप फर्म है तो कौन ऑडिटर बन सकता है, ठीक है ना। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस COP। और सेक्शन 141 सब सेक्शन 2 आपको क्या बताता है, अगर आपने किसी पार्टनरशिप फर्म को एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया है देन ओनली दोज पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल एक्ट एंड साइन ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ओनली CA प्लस COP पार्टनर्स। समझ आती है बात, ये नहीं आती। फिर इसके बाद सेक्शन 141 सब सेक्शन 3, यहाँ हमने पढ़ी डिस्क्वालिफिकेशंस। क्या पढ़ी भाई, डिस्क्वालिफिकेशंस। और डिस्क्वालिफिकेशन में हमने शुरुआत करी किससे, बॉडी कॉर्पोरेट से। डिस्क्वालिफिकेशन में हमने शुरुआत किससे करी, बॉडी कॉर्पोरेट से। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में कौन इंक्लूड नहीं होगा, LLP इंक्लूड नहीं होगी। दूसरा, इसके बाद हमने क्या देखा भाई, एम्प्लॉय और ऑफिसर ऑफ दी कंपनी। कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय और कोई भी ऑफिसर एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। C पॉइंट, एम्प्लॉय और पार्टनर किसका, आपके ही एम्प्लॉय और आपके ही ऑफिसर का। समझ आई बात नहीं, इसे भी ऑडिटर की तरह अपॉइंट नहीं किया जा सकता। यहाँ देखते हुए चल सकते हैं। क्लॉज A में बॉडी कॉर्पोरेट की बात हुई, क्लॉज B के अंदर हमारे ही ऑफिसर और हमारे एम्प्लॉय की बात हुई, या फिर हमारे ऑफिसर या हमारे एम्प्लॉय के पार्टनर या एम्प्लॉय की बात हुई, ठीक है जी। ये C क्लॉज में हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्लॉज D, जिसके अंदर 3 सब क्लॉजेस थे। और 3 सब क्लॉजेस लिखे होने से पहले क्या लिखा हुआ था, एनी पर्सन और हिज पार्टनर और हिज रिलेटिव, ठीक है। अगर इनमें से किसी के पास भी कंपनी के अंदर कोई सिक्योरिटी है या कोई इंटरेस्ट है, सिर्फ कंपनी में ही नहीं, उसकी होल्डिंग में, उसकी सब्सिडरी में, उसकी एसोसिएट में और उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी में। लेकिन रिश्तेदारों को छूट दी गई कितने की, 1 लाख तक की सिक्योरिटी की। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। और फिर उसके बाद ये सब क्लॉज 1 की बात हुई थी। फिर उसके बाद बात हुई किसकी, सब क्लॉज 2। अगर आपका पार्टनर, यहाँ तो सिक्योरिटी की बात हो गई थी, यहाँ पर इंडेटनेस की बात हो गई, ठीक है ना। आप या आपका पार्टनर या आपका रिलेटिव कर्जे में है तो समझ आई बात ही नहीं। लेकिन कर्जा किससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 5 लाख से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। समझ आई बात ही नहीं। या फिर आपने या आपके रिश्तेदार ने या आपके पार्टनर ने क्या प्रोवाइड कर रखी है, गारंटी प्रोवाइड कर रखी है 1 लाख, समझे, और इसकी लिमिट 1 लाख दे रखी है। तो ये क्लॉज D के अंदर हमने पढ़ा था। फिर उसके अंदर हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक चीज़ और देखी थी कि किसी भी तरीके का क्या नहीं होना चाहिए भाई, अगर आपको अपॉइंट किया है या आप एक फर्म हैं तो आपका क्या नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए कंपनी से, उसकी होल्डिंग से, उसकी सब्सिडरी से, उसकी एसोसिएट से, या उसकी होल्डिंग की सब्सिडरी या एसोसिएट। समझ में आती है बात, ये नहीं आती। एनी प्रॉब्लम इन दिस?
अब फिर मैंने उसके बाद में आपको बिज़नेस रिलेशनशिप क्या है उसका मीनिंग बताया। बिज़नेस रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन अगर आर्म लेंथ प्राइस पर हो रही है तो वो बिज़नेस रिलेशनशिप के अंदर नहीं आएगी। या फिर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज़ पर कंपनीज एक्ट या फिर एज़ पर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट, तो वो भी बिज़नेस रिलेशन के अंदर नहीं आएगी। समझ में आती है बात कि नहीं आती? आज हमें अच्छा एफ भी पढ़ा दिया था मैंने आपको भाई, एफ भी पढ़ा दिया था हमने। एफ के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन एज एन ऑडिटर अपॉइंट होने जा रहा है तो उसका कोई भी रिलेटिव कंपनी के अंदर क्या नहीं होना चाहिए कि मैनेजीरियल पर्सनेल या डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। समझ आई बात ये नहीं? फिर वो इंडिपेंडेंसी वाली बात आ जाएगी ना। तो ये पॉइंट भी हमने पूरा कर दिया था। आज जो हमें मेन पॉइंट पढ़ना था वो है हमारा पढ़ेंगे ढंग से। एनी पर्सन हु इज इन दी होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। देखो ये जो जी क्लॉज है ना आपका, जी क्लॉज, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कितने? दो पार्ट में। पहले मैं इसकी फर्स्ट पार्ट की बात कर लेता हूँ और फिर इसके दूसरे पार्ट की बात करें। देखो लोगों को ऐसा लगता है कि यार जैसे हमने अभी एक क्लॉज पढ़ा था ऊपर, डी क्लॉज, उसमें तीनों सब क्लॉजेस कहीं ना कहीं रिलेटेड लग रहे थे कि कंपनी का उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, या तो आपने कंपनी की कोई सिक्योरिटी ना खरीदी हो, कंपनी में आपना कोई इंडेटनेस ना हो, या कंपनी को आपने किसी इंडेटनेस की गारंटी दे रखी हो। तो वो जो डी क्लॉज था उसके तीनों पॉइंट बेसिकली ये समझाना चाह रहे थे कि आपका पैसा मतलब कंपनी के ऊपर आपका दबाव हो सकता है, तो इसलिए आपको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। समझ आई बात या नहीं? लेकिन क्लॉज जी के जो ये दो पॉइंट हैं, लोग समझते हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं यार जो जी क्लॉज है ना, इसके दोनों पॉइंट में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर हम इसे भूल जाते हैं क्योंकि दोनों पॉइंट का आपस में कोई रिलेशनशिप नज़र नहीं आता। हालांकि देखा जाए तो यहाँ पर भी रिलेशनशिप है, जब ही दोनों बातों को जी क्लॉज में यानी एक ही क्लॉज के अंदर लिख दिया गया। तो पहले तो हम इन दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहीं पर जाकर देखेंगे कि ये दोनों किस तरीके से आपस से रिलेटेड है और क्यों इन दोनों को जी क्लॉज में लिख दिया गया। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि जो ये जी क्लॉज मना कर रहा है कि हाँ जी किसको आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। इन्होंने कहा एनी पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, अगर कोई बंदा होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है कहीं पर भी, एल्सवेयर कहीं पर भी अगर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, यानी वो बंदा अगर जॉब करता है कहीं पर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, तो आप ऐसे बंदे को एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। और मैं आपसे ये कहूँ, आप होल टाइम अगर एम्प्लॉयमेंट में है ना तो आपको COP वैसे भी नहीं मिलने का, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस वैसे भी नहीं मिलने का, इंस्टीट्यूट आपको देगा ही नहीं। समझ आई बात नहीं? बट स्टिल लॉ ने ये बात लिख दी। अब इंस्टीट्यूट का तो भरोसा नहीं ना, कभी वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से कहते हैं कि नहीं जी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी ले लो और कहीं पर जॉब भी कर सकते हो तुम। समझ आई बात या नहीं आती? अब इंस्टीट्यूट का तो कोई भरोसा नहीं, तो लॉ ने लिख दिया पहले ही कि भैया अगर आप कहीं पर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट का पार्ट हैं तो आप एज एन ऑडिटर प्रोफेशनल की तरह कहीं पर ऑडिटर अपॉइंट हो ही नहीं सकते। आप या तो जॉब कर लो या अपना प्रोफेशनलिज्म देख लो। समझ आई बात ये नहीं? अगर आप किसी के यहाँ जॉब कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट में है, तो आप उसके गुलाम बनकर रहिए, आप उसका काम कीजिए। मजाक की बात है, वो गुलाम कोई ऐसी बात नहीं होगी, आदमी के ऊपर है भाई। कोई अपनी प्रैक्टिस नहीं करना चाहता, वो कहता कौन क्लाइंट हैंडल करे यार, सिरदर्दी पाले, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ, टेंशन फ्री होता हूँ। समझ आई बात ये नहीं? तो प्रोविज़न कह रहा है कि अगर आप कहीं पर होल टाइम एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं तो आप जॉब के बाद और आप अब एज अ ऑडिटर बनने की मत सोचिए। समझ में आती है बात? एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो जी क्लॉज का पहला पॉइंट तो ये वाली बात कहता है। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट कहता है एनी पर्सन होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर एक्सीडिंग 20 कंपनीज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट। ये कहते हैं भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी 20 कंपनीज के ऑडिट हैं, तुम्हारे पास ऑलरेडी
20 कंपनीज़ के क्या हैं, ऑडिट हैं, तो आपको भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसके ऊपर बर्डन ऑलरेडी है बहुत सारा। 20 कंपनीज़ के ऑडिट पहले ही लेके बैठा हुआ है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ देखो, 20 कंपनी के बोला है बस, कोई दूसरे ऑडिट अगर मेरे पास हुए तो वो यहाँ लिमिट में नहीं आएंगे। 21वीं लकड़ी नहीं ले। हाँ, मतलब बस ले देकर मसला ये है कि आपके पास अगर 20 कंपनीज़ के ऑडिट हैं तो आप 21वीं कंपनी का ऑडिट नहीं ले सकते। समझ में आती है बात या नहीं आती? लेकिन इस 20 कंपनीज़ के अंदर कुछ कंपनीज़ को काउंट नहीं किया जाता, जैसे कि 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है। समझ आई बात? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम। मोस्टली तो वैसे ही बेकार ही है। मैं बात बताऊँ, मोस्टली कंपनी स्मॉल ही होती है और 100 करोड़ से कम ही होती है। बिल्कुल। 1 पर्सन कंपनी जो है मेरे बच्चे, 1 पर्सन कंपनी, ये तो एक ही बंदे की कंपनी है, तो इसमें ऑलमोस्ट ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी होने वाली है, तो इसके लिए 20 कंपनीज़ की लिमिट का होना कोई ज़रूरी बात नहीं है। और गवर्नमेंट कंपनी के बारे में आपने सुना है, ऑन पेपर कंपनी होती है बस, ये समझ आई बात? ये नहीं, इसका कोई ऑडिट है तो नहीं, बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन यहाँ हो नहीं रही। अगर मैं बात करूँ स्मॉल कंपनी की और ऐसी प्राइवेट कंपनी की जिनका पेड अप शेयर कैपिटल क्या है भाई, 100 करोड़ से कम है, तो उनको तो फिर यहाँ पर देखा भी जा सकता है एक वक्त पर आकर। समझ में आई बात? ये नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर कोशिश बस यही है कि जो कंपनीज़ ऑलरेडी छोटी कंपनीज़ के अगर ऑडिट तुम्हारे पास हैं तो उनको इन 20 कंपनीज़ की लिमिट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? एनी प्रॉब्लम इन दिस? स्मॉल कंपनीज में कितनी थी लिमिट? स्मॉल कंपनीज़ की लिमिट बढ़ चुकी है आज के टाइम पर। बढ़ गई थी। हाँ, क्या 50 लाख और 2 करोड़ हुआ करती थी ना। अब जो क्या नाम है, शेयर कैपिटल की लिमिट जो है वो एक तरीके से 1 करोड़ पहुंच गई है, और क्या नाम है, जो आपका टर्नओवर है वो शायद 10 करोड़ पहुंच गया। समझ आई बात? ये नहीं तो ले देकर अगर मैं ये कहूँ कि स्मॉल कंपनी तो पब्लिक कंपनी हो ही नहीं सकती थी, पहली बात कौन सी कंपनी होती थी, प्राइवेट कंपनी होती थी, तो ये वाला पॉइंट जो है एक तरीके से स्मॉल कंपनी के अंदर ही आ गया आज के टाइम पर। ठीक है ना? नहीं, ये तो 100 करोड़ लिखा हुआ है ना, ज़्यादा अमाउंट। समझ आई बात? ये नहीं, बताओ समझ आता है नहीं आता? यहाँ से नहीं आ रहा तो यहाँ देख हाँ, लीजिए। यहाँ आ जाएगा। एनी प्रॉब्लम इन दिस? बताओ बच्चे। देखना चाहो तो एक आध केस स्टडी देख सकते हो। कंपनी ए लिमिटेड, प्रपोज ऑडिटर कौन है भाई? मिस्टर एक्स। ठीक है जी, होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में भाई। समझ आई बात? ये नहीं, नहीं भाई, आपको अपॉइंट नहीं किया जा सकता एज एन ऑडिटर, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में। हाँ जी, कंपनी है ए लिमिटेड, प्रपोज ऑडिटर है मिस्टर एक्स। समझ आती है बात? और ये पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है। क्या है भाई? पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट है। कहाँ पर? ए लिमिटेड के अंदर ही। और आपको अपॉइंट भी कौन कर रहा है? अब ये देखो, जानबूझ के पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट को ना आपका दिमाग बह लगा दिया कि होल टाइम थोड़ी है भाई, डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अबे भाई, कंपनी तो देखो कहाँ पे एम्प्लॉय, तो कौन से क्लॉज में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा? बी के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। समझ आती है बात? ये नहीं है तो आगे खुली रखना। चलिए, अब ज़रा एक कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है सीलिंग लिमिट। क्या है बेटा? सीलिंग लिमिट का मतलब होता है एक टाइम पर आप मैक्सिमम कितने ऑडिट ले सकते हैं, यानी इससे ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। समझ आई बात? ये नहीं, ये सील है ना, ये समझ आती है बात? ये नहीं, आप इससे ये सीलिंग से ऊपर नहीं जा सकते। ऐसे ही सीलिंग लिमिट का मतलब क्या हुआ? इससे ज़्यादा ऑडिट आपके पास नहीं आ सकते। चलिए इधर देखिए, सीलिंग लिमिट का मतलब क्या है? सीलिंग लिमिट रेफर्स टू स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट इन हैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोला भाई? सीलिंग लिमिट का मतलब क्या है? स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ऑडिट असाइनमेंट इन हैंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। और वो सीलिंग लिमिट कितनी है बेटा? 20। सीलिंग लिमिट कितनी है बच्चे? 20। ये कंपनी ऑडिट का, ये कंपनीज एक्ट का पार्ट नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है इन जनरल। समझ आई? इसके ऊपर अलग से पॉइंट आ जाता है। सीलिंग लिमिट कितनी है बेटा? 20। अब मुझे बताइए, अगर आप एक फॉर्म में
एक फॉर्म के अंदर है, समझ में आती बात या नहीं आती? और उस फॉर्म के अंदर बेसिकली 3 सीए पार्टनर्स हैं, कितने हैं? तो उस फॉर्म की सीलिंग लिमिट हर एक पार्टनर के हिसाब से इंडिविजुअली कैलकुलेट होगी। 3 पार्टनर्स हैं, 3 इंटू में 20 कितना होता है भाई? 600 यूनिट। समझ आई बात? 60 कंपनीज के ऑडिट कर सकती है। इतना बहुत है, आप लोग ज़रा इतना इस पर ध्यान ना दिए। जो ऑडिट वाले लोग होते हैं वो लोग इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब हम कौन से क्लॉज पर आ जाते हैं भाई? एच क्लॉज पर। अब यही 2 क्लॉज बचे हैं, एच और आई। हाँ जी, यही 2 क्लॉज बचे हैं, एच और आई। चलें इधर देखिए जरा। अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, कोर्ट ने सजा दी है उसे। एक ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ने क्या दी है भाई? सजा दी है। किस लिए दी है भाई? ऑफेंस क्या था उसका? फ्रॉड, फ्रॉड किया था साला। समझ आई बात नहीं? तो ऐसे बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करेंगे आप? अपॉइंट नहीं करेंगे। और कब तक अपॉइंट नहीं करेंगे? जब तक उसका वो 10 साल का पीरियड लैप्स ना हो जाए। समझ आई बात नहीं? जिस दिन उसे सज़ा हुई थी उस दिन से लेकर 10 साल जब तक ना हो जाए तब तक उसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। हमने क्या कहा? अ पर्सन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। किस ऑफेंस में? फॉर एन ऑफेंस ऑफ इन्वॉल्विंग फ्रॉड। और कितना टाइम हो गया है? कितना टाइम नहीं हुआ है? अभी तक 10 साल बीते नहीं है। किस दिन से नहीं बीते? फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन से। तो उस बंदे को आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। समझ में आई बात या नहीं? एनी प्रॉब्लम इन दिस? हाँ जी, समझ में आया? लास्ट क्लॉज पर आ जाते हैं। लास्ट क्लॉज, आपकी मामला ही ख़त्म हो गया। ये कहते हैं एनी पर्सन और फर्म। अच्छा देखो यहाँ पर और फर्म नहीं लिखा हुआ, ऊपर वाले में भी और फर्म नहीं लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि एक आदमी ही क्या हो सकता है भाई? कोर्ट की तरफ से जेल जा सकता है, कन्विक्ट हो सकता है। फर्म को कन्विक्शन नहीं मिलता, हर बंदा इंडिविजुअली कन्विक्ट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एनी पर्सन और फर्म। वो बंदा क्या कर रहा है जिसको एज एन ऑडिटर आप अपॉइंट ही नहीं कर रहे? वो ना कुछ प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसको प्रोवाइड कर रहा है? उसी कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है। मतलब बिजनेस रिलेशन है क्या? अबे भाई बिजनेस रिलेशनशिप की बात हो चुकी, वो प्रोफेशनल सर्विस। हाँ, यहाँ पर वो बंदा क्या कर रहा है? सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। किसकी? कंपनी को। किस टाइम पर? जब उसको अपॉइंट किया जा रहा है। सर ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी उसने? हाँ जी, ऐसी कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी जिसको एज एन ऑडिटर अपॉइंट ही नहीं किया जा रहा? तो हम कहते हैं आप कंपनीज एक्ट का सेक्शन 144 पढ़िए। हाँ जी, कौन सा सेक्शन पढ़िए? 144। ये सेक्शन बताता है कि एक ऑडिटर कंपनी को क्या सर्विसेज नहीं दे सकता। क्या बताता है ये सेक्शन? ये सेक्शन ये बताता है कि एक ऑडिटर, यानी एक बंदे को ऑडिटर चुन लिया गया है, अब ये बंदा वो सर्विसेज नहीं दे सकता। ये सेक्शन 144 किसके लिए? जो ऑडिटर अपॉइंट हो चुका है उसके लिए। लेकिन जो सर्विसेज सेक्शन 144 के अंदर हैं, आप वो पहले से ही कंपनी को क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। समझ आई बात ही नहीं? भाई देखो, अगर 144 की सर्विस आप अपॉइंटमेंट से पहले प्रोवाइड कर रहे हो तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए तो आप 144 की सर्विस बाद में नहीं दे सकते। समझ में आई बात या नहीं? ज़रा समझो क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, ये है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। आप इस दिन अपॉइंट हो गए, यानी आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो गया। अब बाद में आप कंपनी के कौन हैं? ऑडिटर। कौन है भाई? तो अब आप कंपनी को कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते? जो सेक्शन 144 मना कर रहा है। लेकिन सर मैं तो ये सर्विस अपॉइंटमेंट होने से पहले ही दे रहा हूँ, सेक्शन 144 वाली सर्विसेज अपॉइंटमेंट होने से पहले ही दे रहा हूँ, तो आप अब अपॉइंट नहीं हो सकते। समझ आई बात? ये नहीं है आपको सेक्शन 141 का
सब सेक्शन 3 का लास्ट क्लॉज यानी आई क्लॉज आपको क्या कर देगा, डिस्क्वालीफाई कर देगा। अगर आप अपॉइंट हो गए तो डिस्क्वालिफिकेशन तो खत्म हो गई, लेकिन अब आप सेक्शन 144 वाली सर्विसेज बाद में नहीं दे सकते। लेकिन आप अपॉइंट होने से पहले ही, अब आप ऑडिटर तो नहीं है तो सेक्शन 144 आप पे तो नहीं लगता, तो आप ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं जो सेक्शन 144 में लिखी हुई, तो अब सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज आई आपको अंदर ही नहीं आने देगा, आपको ऑडिटर बनने ही नहीं देगा। समझ में आती है बात, ये नहीं आती है। लेकिन सर मैं ना ऑडिटर जब बना तब मैं ये सर्विसेज नहीं दे रहा था, जब मैं ऑडिटर बना तब मैं ये 144 वाली सर्विस नहीं दे रहा था। तो सेक्शन 144 कहता भाई आप ऑडिटर बन गए ना, अब मत देना है सर्विस। सेक्शन 144 बता रहा है कौन कौन सी सर्विस तुम्हें नहीं देनी, लेकिन फिर भी मैंने वो सर्विसेज दे दी, तो अब कौन सा आ जाएगा, सेक्शन 141 सब सेक्शन 4। कौन सा सेक्शन आ जाएगा, सेक्शन 141 सब सेक्शन। वो कहेगा भैया तुझे इस सेक्शन ने मना किया था, तूने क्यों दी वो सर्विसेज, इसने मना किया था कि एक ऑडिटर ये सर्विसेज नहीं दे सकता, तो ना मैंने अपॉइंट होते वक्त थोड़ी दी थी, तो बंद तो बाद में दी है। तो सेक्शन 144 साले तो उससे मना नहीं करा कि ये सर्विसेज तू मत दे, तूने कैसे दे दी है सर्विस। अब इसका मतलब तू क्या हो गया, डिस्क्वालीफाइड हो गया अपॉइंटमेंट के बाद, और अब तुझे यहाँ से बाहर निकालने की जिम्मेदारी किसकी है, सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 की। ये ऑडिट करने के बाद में फिर से रिज्यूम कर सकता है ना, फिर वो तो क्या जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट हो गया, हाँ। ऑडिट भी हो चुका कंपनी में, हाँ। फिर वो वाली हाँ सर्विसेज तो कुछ भी करो, एक बार अगर आप ऑडिट कर चुके, आप अपना टेन्योर कंप्लीट कर चुके ऑडिटर वाला, समझ आए, फिर तो आप कुछ भी दो कंपनी को, सर्विस देना है तो भी दो भाई, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ आती है बात, ये नहीं आती। लेकिन क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि ये सेक्शन 144 कौन सी सर्विसेज की बात कर रहा है, ऐसा क्या है जो हम नहीं दे सकते, देखते हैं। चलो सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 पढ़ लो पहले तो। सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 क्या कहता है, ये कहता है देखो जरा इधर, इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, एक बार तुम्हें अपॉइंट कर लिया गया, यानी अपॉइंट करते वक्त सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 अप्लाई नहीं हो पाया, लेकिन बाद में अपॉइंटमेंट के बाद कोई भी सेक्शन, कोई भी क्लॉज डिस्क्वालिफिकेशन वाला अगर आप पर अट्रैक्ट हो जाता है, then office of auditor in the company shall be deemed to have vacated। आपको अपने ऑडिट को, अपने ऑफिस को वेकेट करना पड़ेगा ऑटोमेटिकली, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी। समझ में आती है बात, या नहीं, कहाँ पर, इन दी ऑफिस ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के ऑफिस में क्या कंसिडर की जाएगी, वैकेंसी। क्या बोला हमने, इफ आफ्टर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर एनी डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड टू हिम, ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद किसी भी तरीके की डिस्क्वालिफिकेशन अगर उसे अट्रैक्ट कर रही है, देन हिज ऑफिस इन द कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी वेकेटेड। क्या मान लिया जाएगा, वेकेटेड मान लिया जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड इट विल बी कंसिडर्ड एज कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। अब देखो कैजुअल वैकेंसी जब एक बार आ जाती है, यानी ऑफिस जब खाली हो जाता है, तो अब नए ऑडिटर को क्या किया जाता है, अपॉइंट। और नए ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए आप कौन से सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 139। ये अभी सेक्शन पढ़ाया नहीं गया आपको, अभी आपको ये बताया जा रहा है कि कौन ऑडिटर की तरह क्वालिफाई है और कौन नहीं है। अगर कोई बंदा क्वालिफाई है तो अब आपको उसे अपॉइंट करना पड़ेगा ना, तो अपॉइंटमेंट के लिए कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 139। लेकिन अपॉइंटमेंट भी अलग अलग जगह पर होती है, तो अगर कैजुअल वैकेंसी ऑफिस के अंदर अराइज होती है तो उस सेक्शन, उसके लिए सेक्शन है सेक्शन 139 सब सेक्शन 8। इसकी बात हम बाद में करेंगे। समझ आती है बात, ये नहीं आती, एनी प्रॉब्लम इन दिस। हाँ जी, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। सर कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो एक ऑडिटर, हाँ जी 144 क्या कहता है, अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए ना बेटा, तो ये वाली सर्विसेज दे भी मत देना गलती से। समझ आई बात, ये नहीं है, पहले तो पढ़ लो ये सेक्शन 144 क्या कह रहा है। ये कह रहा है an auditor appointed under this act shall provide only those additional services which are approved by board of director or audit committee of the company। ये कहते हैं कि अगर किसी ऑडिटर को आपने अपॉइंट किया है तो वो सिर्फ वही एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें या फिर ऑडिट कमेटी अप्रूव करें। देखो ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए
जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए, ऑडिटर से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है ऑडिट कमेटी। लेकिन ये ऑडिट कमेटी सिर्फ वही कंपनी बनाती है जिनको कंपनी लॉ कहता है। अब जिनको कंपनी लॉ नहीं कहता वो ऑडिट कमेटी बनाते ही नहीं है। तो इसी वजह से वहाँ पर ये डिसीजन किसके पास होता है, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी। अब पढ़ो दोबारा। ये कहते हैं कि अगर कोई एक ऑडिटर अपॉइंट किया जा रहा है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कंपनी को सिर्फ वही एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है जो कि एक आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर आपकी ऑडिट कमेटी अप्रूव करे। लेकिन लॉ कहता है वो एडिशनल सर्विसेज ये नहीं होनी चाहिए, ये 9 सर्विस नहीं होनी चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करे, ऑडिट कमेटी अप्रूव करे, लेकिन आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी ये 9 सर्विसेज अप्रूव नहीं कर सकते। कौन सी सर्विसेज हैं? देखो, आपको इन सर्विसेज के बारे में मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूँ कि ये सारी सर्विसेज ऐसी हैं जिसकी वजह से आप बायस हो सकते हो। क्या हो सकते हो? बायस। क्योंकि आपको कंपनी एक अच्छा खासा पैसा दे रही होगी इन सर्विसेज का, तो आपका कहीं ना कहीं बायसनेस आएगी, इंडिपेंडेंसी मिस हो जाएगी। इस वजह से आपको, अगर आप ये सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हो तो आप कंपनी को क्या नहीं कर सकते, फिर ऑडिट नहीं कर सकते आपका। और अगर आप ऑडिटर अपॉइंट हो गए तो आप ये सर्विस नहीं दे सकते। सबसे पहली सर्विस क्या है? मैनेजमेंट सर्विस। आप कंपनी को मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो, तो भाई आप ही मैनेजमेंट में हेल्प कर रहे हो और आप ही कहोगे अकाउंट्स में गलती है। हाँ जी, साली मैनेजमेंट भी तो तुम्हारी थी। समझ आई बात या नहीं है? एक्चुरियल सर्विसेज। देखो, एक्चुरियल जो लोग होते हैं ना, जो इतने भी ये एक्चुरियल्स होते हैं, इनका सबका काम क्या होता है? वैल्यूएशन वगैरह करने का। क्या करने का? वैल्यूएशन वगैरह करने का। जैसे कि आपने मान लेते हैं, जैसे कोई कंपनी है भाई, पेट्रोल का काम है उनका। क्या है? पेट्रोल का, पेट्रोलियम का काम है। अब पेट्रोलियम की इन्वेंट्री की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, साल के एंड में क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ता है ना। तो अब ये पेट्रोलियम की वैल्यूएशन कैसे होगी? किसी को क्या नीचे उतारोगे वहाँ पर बंदे को, हाँ जी भाई ज़रा देख कर आओ कि कितना तेल के कुओं में तेल भरा पड़ा हुआ है। भाई एक्चुरियल साइंसेस के लोगों को बुलाया जाता है जो मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस करके पहले तो ये पता लगाते हैं कि कितना बैरल तुम्हारे पास स्टॉक है, फिर उसके बाद वो उसकी वैल्यूएशन करवाते हैं। यानी एक्चुरियल साइंसेस के लोग आपकी हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कई फिक्स्ड एसेट और कई अपने स्टॉक वगैरह की वैल्यूएशन कर पाते हो। अब वो फिक्स्ड एसेट और स्टॉक वगैरह सब किसका पार्ट है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है। अब आप ही लोग एक्चुरियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आप ही लोग उसी का ऑडिट भी करेंगे, तो बताओ यहाँ पर इंडिपेंडेंसी चली जाएगी नहीं चली जाएगी? तो अगर आप मैनेजमेंट सर्विस दे रहे हो तो भी आप काम नहीं कर सकते, अगर आप एक्चुरियल सर्विसेज दे रहे हो तो भी आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, या फिर आप ऑडिटर हो तो आप ये काम नहीं कर सकते। डिज़ाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरनल सिस्टम। ये इंटरनेशन क्या लिख दिया? ये इंटरनल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है ना? फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो ऐसा है, फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है मैं बता दूं। आपकी अकाउंटिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, मैनेजमेंट उसके लिए क्या बनाती है? एक फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बनाती है। समझ आई बात? ये नहीं है। फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसलिए बनाया जाता है कि आपकी अकाउंटिंग सही से हो सके और ऑडिटर आकर आपको लताड़ ना सके। समझ आई बात? ये नहीं। अब ये फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की सर्विस दे रहे हैं आप ही की कंपनी, और आप ही लोगों को क्या बुलाया जा रहा है? एज एन ऑडिटर। तो बताओ, आप ही लोगों से अकाउंटिंग करवाई जाए, मतलब अकाउंटिंग का सेटअप करवाया जाए और आप ही लोगों से कहा जाए उसी सेटअप को ऑडिट करो, तो बायसनेस आ जाएगी नहीं आ जाएगी? या तो आप, इस बार तो आपसे कहा कि आप अकाउंटिंग ही कर लीजिए, आप ही हमारी किताबें मेंटेन करिए और आप ही उन्हीं का ऑडिट करिए। वाह जी वाह, है ना? चोर के हाथ में चाबी, बेवकूफ़ थोड़ी है भाई। तो आप ये सर्विसेज नहीं दे सकते। इंटरनल ऑडिट, भाई इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं आप, किसी कंपनी का इंटरनल ऑडिट आपने किया तो आप उसके स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते, वरना फिर बायसनेस आ जाएगी। समझ आती है बात? ये नहीं आती? हाँ जी। इंटरनल ऑडिटर तो वैसे भी एम्प्लॉय तो हो ही, हाँ, अपना ही बंदा इंटरनल ऑडिट। अक्सर कंपनी बड़ी फर्म्स जो होती है ना, अपने बंदे को भी ना बुलाकर बाहर वाले को बुला लेती है। तो इंटरनल ऑडिटर जो बेसिकली वो मैनेजमेंट का ही काम देख रहा है एक तरीके से। इंटरनल ऑडिटर किसका आदमी है? मैनेजमेंट का आदमी है, क्योंकि मैनेजमेंट अपने लिए इंटरनल ऑडिट कराती है। अब आप ऑलरेडी मैनेजमेंट के आदमी हो तो आप मैनेजमेंट की गलती कैसे निकालोगे एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर? समझ आती है बात? ये नहीं आती? हाँ जी। गलती सिर्फ दूसरे की दिखती है। हाँ बिल्कुल।
अब ये जो 3 तरीके की सर्विसेज हैं, देखो जी, ये जो 3 तरीके की सर्विसेज हैं ये फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। क्या है भाई? फाइनेंशियल सर्विसेज। एक है आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, एक है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। इन तीनों सर्विसेज में देखो होता क्या है, इन तीनों सर्विसेज में आप कंपनी को फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस कर रहे होते हो। जैसे आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विस का मसला क्या है, पैसा कहाँ से रेज करना है ये आपको एडवाइस करेंगे, और पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है ये आपको एडवाइस करेंगे। तो ले देकर आपके पैसे का लेन देन, पैसे का मंगाना, पैसे का लगाना, ये सब आपको या फाइनेंशियल सर्विसेज वाले में आपको गाइड कर रहे हैं। फिर इसका मतलब ये दोबारा क्या होगा, मैनेजमेंट का पार्ट होगा। फिर उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम सिर्फ इतना होता है, ये नहीं बताते कि आप पैसा कहाँ से मंगाएं, ये आपको बताते हैं कि आप पैसा कहाँ पर लगाएं। समझ आई बात? ले देकर ये भी कौन सी सर्विस हुई, फाइनेंस से रिलेटेड यानी मैनेजमेंट से रिलेटेड। और मैनेजमेंट को सर्विस देने वाला आदमी मैनेजमेंट का ही हो जाता है, तो एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की तरह वो रिएक्ट नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद बोला सच अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। हाँ जी, सच अदर सर्विसेज एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब देखो, आप इसके लिए कोड याद रख सकते हैं, माफिया आउटसोर्स इन्वेस्टमेंट याद रख सकते हैं भाई, माफिया आउटसोर्स इन्वेस्टमेंट। एम फॉर मैनेजमेंट, ए फॉर एक्चुरियल, एफ फॉर हाँ जी डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, आई फॉर इंटरनल ऑडिट, ए फॉर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। हाँ जी, आउटसोर्स से क्या हो जाएगा, आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज, और इन्वेस्टमेंट की 2 थी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज। ये सेक्शन 144 आपको याद हो जाएगा अगर आप ये याद रखेंगे। समझ आती है बात, ये नहीं आती? माफिया आउटसोर्स इन्वेस्टमेंट, ठीक है बेटा। तो आप सेक्शन 144 के अंदर क्या सीखा आप लोगों ने कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी की अलावा कोई और एडिशनल सर्विस एक ऑडिटर नहीं दे सकता। यानी सेक्शन 144 क्या कहता है, सेक्शन 144 कहता है ओनली दोज एडिशनल सर्विस ऑडिटर कैन प्रोवाइड विच इज़ हाँ जी विच इज़ अलाउड, विच इज़ अप्रूव्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी। लेकिन वो अप्रूव्ड सर्विसेज क्या नहीं हो सकती, माफिया आउटसोर्स इन्वेस्टमेंट। समझ में आती है बात? एनी प्रॉब्लम इन दिस? आज हमने सेक्शन 141 क्या सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 दोनों पढ़ लिए। सबसेक्शन 3 में आज हमने कहाँ से शुरुआत करी, क्लॉज जी से, GHI, ये 3 क्लॉज पढ़े। जी क्लॉज याद है मैं, अच्छा 2 पॉइंट बता रहा था मैं आपको, एक था कि वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है और या उसके पास ऑलरेडी 20 कंपनीज के ऑडिट हैं। अब बताओ दोनों पॉइंट में कॉमन क्या चीज़, कॉमन क्या है, उसके ऊपर पहले से लोड है। अगर आप किसी के फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में है तो भी आपके ऊपर एक बर्डन है, या फिर आपके पास ऑलरेडी 20 कंपनीज का ऑडिट है तो आप एक और नई कंपनी का ऑडिट नहीं पकड़ सकते। अच्छा 20 कंपनीज के ऑडिट में कौन नहीं आता, स्मॉल 1 पर्सन कंपनी, डोरमेंट कंपनी और ऐसी कंपनी जिनका पेड प्राइवेट कंपनी, सिर्फ ऐसी प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम। समझ आई बात? ये नहीं है। एच के अंदर आपको क्या बताया भाई, अगर आप कन्विक्टेड हैं, आपको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है किस केस में, फ्रॉड, मामला फ्रॉड का था। समझ आई? और आपकी कन्विक्शन को अभी 10 साल नहीं हुए तो आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। समझ आती है बात? ये नहीं। फिर उसके बाद आई, फिर आई पॉइंट पर आपको क्या कहा गया, अगर आप सेक्शन 144 वाली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी आप एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं किए जा सकते। एनी पर्सन और फर्म, हाँ पर्सन और फर्म। समझ में आई बात? ही सेक्शन सबसेक्शन 4 क्या कह रहा है कि चलो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 अपॉइंटमेंट के टाइम पर तो तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन एज एन ऑडिटर आफ्टर अपॉइंटमेंट आपके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो गई, तो अब आपको अपने ऑडिट को क्या करना पड़ेगा, ऑफिस को क्या करना पड़ेगा, वेकेट करना पड़ेगा। और उस वैकेंसी को क्या कहा जाएगा, कैजुअल वैकेंसी। और कैजुअल वैकेंसी हो या कोई और तरीका हो, अपॉइंटमेंट के लिए सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 139, लेकिन कैजुअल वैकेंसी को फिल करने के लिए सब सेक्शन 8। समझ आई बात? ये नहीं। फिर उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 144 पढ़ाया। सेक्शन 144 क्या कहता है, हाँ जी, एन ऑडिटर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर प्रोवाइड ओनली दो सर्विसेज विच इज़ अप्रूव्ड बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी
बट सच एडिशनल सर्विसेज shall not include mafia outsource investment. M for management service, A for actuarial services, F for हाँ जी designing and implementation of internal financial control system. हाँ जी I for internal audit, A for accounting and bookkeeping, outsource financial services. हाँ जी investment advisory services या investment banking services. समझ में आती है बात या नहीं आती? Any problem in this? बताओ बच्चों मुझे, बताया, समझ आया?